एडमिट करते हैं, फिर उसमें CAD है, EF लो है, LV क्लॉट है, मायोकार्डियल ब्रीच है, ऐसे अलग अलग वैरायटी के पेशेंट्स आते हैं। हॉस्पिटल में वो एडमिट होते हैं और एडमिट होने के बाद स्वाभाविक है कि इमरजेंसी कंडीशंस वहां पर आती होगी, तो अनस्टेबल एंजाइना तो वहां पर होगा, एक्यूट डिकॉम्पेंसेटेड कार्डियक फेलियर भी वहां पे होगा। तो पहले मैं 3 चीजों के ऊपर विवरण करूंगा, क्योंकि 15 मिनट में अगर मुझे बोलना है तो 3 चीजें मुख्य है। एक तो एक्यूट ब्रेथलेसनेस, एक्यूट चेस्ट पेन और तीसरा एक्यूट पाल्पिटेशन। एक्यूट ब्रेथलेसनेस में अगर बोलने के लिए जाऊं तो इट इज अ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में जहां पे हार्ट की क्षमता सारे शरीर को खून पहुंचाने की खत्म हो जाती है। आपका हार्ट 5 लीटर कार्डियक आउटपुट पर मिनट जनरेट करता है, जो क्षमता अगर खत्म हो जाए तो उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप आपके लंग्स में पानी जमता है, पानी जमा तो आपको सांस फूलेगी। तो अगर मैं डायरेक्टली मेरे प्रेजेंटेशन को शुरू करूं और आगे बढ़ूं तो छोटी छोटी चीजें मैं जल्दी दिखा पाऊंगा। आई विल रन माय स्लाइड्स फास्ट। ये हमारे सब सेटअप्स है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, क्योंकि हम मार्केटिंग बहुत करते हैं। यस मैम, यस और नो? So we do a huge marketing. Breathlessness, palpitation, and chest pain. So these are the 3 things which we are talking about today. Can you mix? Okay. So fluid जम चुका है फेफड़ों में, हार्ट फेलियर हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट डूइंग वेल, दैट मीन्स द कार्डियक आउटपुट इज रिड्यूस्ड, उसका बैक प्रेशर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लंग्स में पानी भरेगा, पानी भरा तो सांस तो फूलेगी पेशेंट की। दूसरा और एक गणित है, डायफ्राम की स्टेटस कमजोर हो गई। सो व्हेन यू इनहेल आपका डायफ्राम नीचे जाता है, अगर डायफ्राम नीचे जाना है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो डायफ्राम इजीली नीचे नहीं जाएगी, इंट्रा थोरैसिक प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, और ड्रॉप नहीं हुआ तो आप वेंटिलेट ही नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि अगर श्वास ठीक करना है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की पहले ट्रीटमेंट करनी होगी, इसलिए धमकेतु विरेचन कहा गया है, तो उसका भी ध्यान आप रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर माधोबाग में हम क्या करते हैं, तो माधोबाग में हम ऑक्सी कैप का यूज करते हैं। ऑक्सी कैप मैंने एक कैप्सूल बनाई है जिसमें शिरीष नागरमोथा कंटकारी है, जिसके गुणों के बारे में हम सब जानते हैं। शिरीष श्वास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में नहीं जाऊंगा, आप सब देख लो, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एस्थमेटिक, ये सारे इसके रिसर्च प्रूव हो चुके हैं, और यही चीजें देखते हुए हम ये प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। मुस्ता ग्राही है, दीपनम पाचनम यत्सत्वात् उष्णत्वात् द्रवशोषकम, तो ये काम हमें चाहिए वहां पर लंग्स में, क्योंकि पानी भर चुका है। रिसर्च पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप बाद में पढ़ लेना। कंटकारी, तो आपने देखा द्रव्य कौन से है, कंटकारी है, मुस्ता है और शिरीष है। और इनसे हमने किया क्या, तो हमने इनसे ये रोटा कैप बना दिया। इज इट अ गुड थिंग टू हैव इन अ क्लिनिक? रोटा कैप आपके क्लिनिक में है, और कैप्सूल है शिरीष कंटकारी से बनी हुई, और उसको अपने पेशेंट को दिया। जब ब्रेथलेसनेस हो रहा है उसे ओपन किया, पेशेंट ने वो रोटा कैप इनहेल किया और उसका ब्रेथलेसनेस कम हुआ। डज इट हैपेंस? यस इट हैपेंस। क्योंकि माधोबाग में हम रेगुलरली पेशेंट एडमिट करते हैं, ब्रेथलेसनेस होता है, पेशेंट आईसीयू में चला जाता है। सर हमारे यहाँ पे पूरा आईसीयू सेटअप है, पूरे मॉनिटर्स वगैरह सब लगे हुए होते हैं, और वहाँ पे जंग चालू होती है। जंग किसमें चालू होती है? वहाँ पे एक एमडी एनेस्थीसिया है उसमें और हम में, क्योंकि पेशेंट रेस्टलेस हुआ तो वो जाता है आईसीयू में, और हम ये चाहते हैं कि वो आईसीयू में जाए ही नहीं, हम बाहर ही बाहर उसे मैनेज कर ले। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में ऐसा गणित है कि एक डिपार्टमेंट है जो आईसीयू संभालता है एलोपैथी का, और उसके पहले अंडर ऑब्जर्वेशन जहाँ पे मॉनिटर विनिटर लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, और चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से की जा रही है। तो ऐसे आइसोलेट किया है, एक रेसिडेंशियल अलग है, उसके बाद एक अंडर ऑब्जर्वेशन जो मॉनिटरिंग पे है, जहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सा दी जाएगी, और अगर क्रिटिकल हाथ से छूट गया तो उसे एलोपैथी के पास भेजा जाएगा। तो ये सिस्टम इंटरनली है, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है जब आप पेशेंट को ऐसी कोई दवाई देते हो। 2-3 चीजें हैं, एक तो पेशेंट के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, जब पेशेंट आपके सामने नहीं है, ये उसने आपने उसको दे दिया, ही विल बी यूजिंग इट एट होम, और उससे भी उसका प्रॉब्लम छूट जाता है। Along with that, we use CAT-PRO। अब जैसे हार्ट फेलियर में हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो चुकी है, आयुर्वेद से जोड़ के देखा जाए तो बहुत बड़ा सेशन हो सकता है, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट द्रव्य बता रहा हूँ ताकि आप आपके प्रैक्टिस में भी इसका यूज कर सको। अर्जुन एक्सट्रैक्ट यूज किया, वचा, पाठा, त्वक, विभितक, पुनर्नवा। उसके बाद हमने यूज किया है CAT-PRO के बाद, हाँ वो समझो ARJ काढ़ा करके हम यूज करते हैं, जिसमें अर्जुन और पुनर्नवा 2 ही द्रव्य है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो CAT-PRO, ARJ काढ़ा, और जो रोटा का हम ऑक्सी कैप करके बुलाते हैं, ये हम हमारे पेशेंट्स को देते हैं अगर पेशेंट एक्यूट ब्रेथलेसनेस में चला जाए। वहां पे फ्लूइड लोड कम करना है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम करना है, और उसके साथ साथ आपको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट के मसल्स का बढ़ाना है। इसके लिए आप सब जानते हो अर्जुन बहुत बढ़िया द्रव्य है, और एक अलग द्रव्य है। जनरली एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज आंसर दे देना। कोई द्रव्य अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है तो बीपी क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अर्जुन। अर्जुन देने के बाद बीपी नहीं बढ़ता, उल्टा उसका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट मिलता है। अगर आप अर्जुन के सारे अलग अलग इंपैक्ट देखो तो आपको पता चलेगा कि वो मायोकार्डियल परफ्यूजन भी बढ़ाता है, लिपिड भी कम करता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी ड्रॉप करता है,
जब आप रिसर्च पढ़ोगे सारे एंगल से आपको पता चलेगा सचमुच वो प्रभाव से काम करने वाला द्रव्य है। अब बात करते हैं पाल्पिटेशन की। पाल्पिटेशन, सॉरी, चेस्ट पेन तो हुआ, हाँ चेस्ट पेन। अब इश्चिमिया के बारे में, जनरली इश्चिमिया के बारे में हम सब लोग सोचते हैं ब्लड सप्लाई कम हो जाना, राइट? हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस कि इश्चिमिया की डेफिनेशन कहती है इट इज इंबैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। आपके हार्ट की डिमांड और सप्लाई, अब आप कहोगे कि डिमांड तो सेम रहती है, नहीं सेम नहीं रहती। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुआ, डिमांड बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ा, कोई डर रहा है हार्ट रेट बढ़ रहा है तो डिमांड। आपका पेशेंट हाइपोथायराइड का अल्ट्राऑक्सीजन ले रहा है, डॉक्टर का मॉनिटरिंग नहीं है, 100 एमसीजी का अल्ट्राऑक्सीजन खा रहा है, ब्लड सप्लाई का डिमांड बढ़ेगा कमी होगा? अल्ट्राऑक्सीजन खा रहा है, अल्ट्राऑक्सीजन थायराइड का रिप्लेसमेंट, हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा, उसकी वजह से इश्चिमिया हुआ। अब वहां पे मुझे सॉर्बिट्रेट देनी है या मुझे ऐसे प्रयास करने जिससे मैं अल्ट्राऑक्सीजन बंद कर पाऊं? अल्ट्राऑक्सीजन बंद करना है या सॉर्बिट्रेट देना है? तो प्रिंसिपल समझ लो कि जब आप किसी भी इश्चिमिया के पेशेंट को ट्रीट करोगे, जनरली सिर्फ बोला जाता है सप्लाई के बारे में, बट थिंक ऑन दिस लाइंस कि डिमांड भी बढ़ती है तब भी इश्चिमिया होता है। बिकॉज इंबैलेंस किसे कहोगे? एक तो डिमांड बढ़ गई तो भी सप्लाई कम दिखेगा, या फिर सप्लाई कम हुआ तब भी इंबैलेंस दिखेगा। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो। एक्यूट इश्चिमिया अगर कोई पेशेंट मेरे सामने आता है तो मैं उससे, आप सब लोग जानते हो जो मेरे पेशेंट घर में रहते हैं और घर में रहते हैं हम एमआईपी पल्स से उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं, फिर उन्हें बताते रहते हैं कि ईसीजी भी लगाते हैं। आपको मालूम है ईसीजी एक डिवाइस आता है जिससे अभी भी आप पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हो। 50,000 का डिवाइस है, तो हम हमारे पेशेंट को ईसीजी का डिवाइस लेके घर भेज देते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, अनस्टेबल एंजाइना वाले, और फिर उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं। अगर पेशेंट को कुछ दिक्कत आती है फोन करते हैं हम, ईसीजी लाइव चालू रहता है मोबाइल में, तो हम देखते हैं ईसीजी, अगर ईसीजी में कुछ चेंजेस दिखे, बीपी स्टेबल है, हार्ट रेट स्टेबल, तो इससे भागने की जरूरत है क्या आईसीयू में? आवश्यकता नहीं। वहां पे क्या दिया जा सकता है? दालचीनी दिया जा सकती है, घर में आले का जूस होता है, नींबू का रस होता है, संदव होता है, इतने सी चीजों से भी चेस्ट पेन डेफिनेटली कम हो जाता है। उसी के साथ साथ हम प्रैक्टिस में क्या क्या यूज करते हैं? कैटपी चूर्ण, अर्जुन वचा, दालचीनी, पुदरनवा, पाठा, बिबितकी। कैसे काम करेगा? बहुत लेंथी हो जाएगा, नहीं यूज करता। गोक्षुर हरिद्रा आम्लकी, एक बहुत बेहतरीन फॉर्मुलेशन है, आप यूज कीजिएगा आपके प्रैक्टिस में। गोक्षुर हरिद्रा आम्लकी चेस्ट पेन में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है, मैंने परसेंटेज भी डाल दी है, यू कैन टेक अ फोटो एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट। Then comes the aspirin, that is a drug which we use for the management of preventing blood clot formation. अब एक बात बता देता हूं कि blood clot formation होने में प्लेटलेट का कोई दोष ही नहीं है। Are you aware about it? It's not the platelet which is a culprit in blood clot formation. It's the endothelium which is a culprit in the formation of a platelet plug. एंडोथेलियम अगर डैमेज हो गई, इतनी डैमेज हुई तो प्लेटलेट प्लग होना ही है। तो जनरली व्हेनेवर यू आर गिविंग एनी मेडिसिन, तो आपको ब्लड क्लॉट अगर प्रिवेंट करना है तो एक्चुअली आपको किसका हेल्थ मेंटेन करना है? यू नीड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ एंडोथेलियम। अब ये एंडोथेलियम आयुर्वेद में है क्या? तो बहुत अभिमान के साथ कहता हूं क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे एंडोथेलियम के बारे में, आप भी पढ़ो सब लोग एंडोथेलियम के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि सारा वैस्कुलेचर एंडोथेलियम के आधारित है। इसे कहा जाता है वेसल का ब्रेन, अर्थात जब आप भागते हो दौड़ते हो तो आर्टरी में डायलेट होना है, ये डिसीजन कौन लेता है? ये एंडोथेलियम लेता है। अब ये एंडोथेलियम हेल्दी होनी चाहिए तभी आपके सारे द्रव्य काम करेंगे। इसका ज्ञान ग्रंथों को भी था और इसीलिए चिकित्सा का पहला अध्याय, चिकित्सा के पहले अध्याय, चिकित्सा के जो पहले अध्याय कहे गए वो कौन से अध्याय है सब? यानी जब पढ़ते थे तो लगता था पागल है क्या, रसायन क्यों लिख के रखा है? बट रस के आयन जब आपको ठीक करने हैं तभी जाके यू जस्ट रीड एंडोथेलियम और रसायन अध्याय। तो एंडोथेलियम और रसायन अध्याय पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि अरे ग्रंथकार कितने होशियार थे कि जब तक रस के आयन ठीक नहीं बाकी के द्रव्य काम ही नहीं करेंगे। सो दैट वाज द थॉट। शल्यक और कालमेघ हम यूज करते हैं ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन के लिए, रिसर्च इसके ऊपर बहुत हो चुका है, आप भी यूज करो अगर किसी पेशेंट को ब्लड क्लॉट की टेंडेंसी है। दिस इज गोइंग टू वर्क वेल। नाउ कमिंग बैक टू मॉडर्न ट्रीटमेंट। अब और एक इमरजेंसी है जिसे अर्जेंट एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट कि अर्जेंट एंजियोप्लास्टी, ये एक करेक्शन स्टेटमेंट दिया जाता है कि पेशेंट को आईसीयू में लेके जाते हैं, ब्लॉकेजेस दिखाते हैं और ब्लॉकेजेस दिखाने के बाद तुरंत एंजियोप्लास्टी करते हैं। नाउ एंजियोप्लास्टी सही है या गलत है इसके बारे में ज्यादा विवरण नहीं करूंगा। एलोपैथी का मैं अपमान भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि एलोपैथी में भी बहुत सारे रिसर्चर्स हैं। मैं यहाँ पे आयुर्वेदिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि एलोपैथी की जो ओपन माइंडनेस है ना, उसे कहीं ना कहीं तो रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग द गाइडलाइन ऑफ सीपीआर, आपको मालूम है 2005 की एक गाइडलाइन थी, 2010 की एक गाइडलाइन थी। हैव यू हर्ड? कभी पढ़िए 2010 की सीपीआर की गाइडलाइन, डिटेल पढ़ो, डाउनलोड करके पढ़ो और डिटेल पढ़ो, शांति से पढ़ो। सोचो कि 5 साल पहले जिस कमेटी ने सीपीआर की गाइडलाइन बनाई वो 10 साल बाद दूसरी कमेटी कहती है कि नहीं पहली की गाइडलाइन गलत थी, ये कारण है।
यानी व्हाट दे आर ट्राइंग टू लुक एट देयर ओपननेस, और उस ओपननेस को रिस्पेक्ट करते हुए मैं अगला प्रेजेंटेशन दूंगा। यहाँ पे कंपैरिजन करने वाला हूँ। क्यों कंपैरिजन? क्योंकि until and unless you compare the voltage of one battery with another battery, you won't be able to judge the exact potential। तो उस उद्देश्य के साथ यहाँ पर मैं कुछ कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। दिस वाज अ ट्रायल जिसका नाम है करेज ट्रायल। यू ऑल शुड गो थ्रू इट, बिकॉज आयुर्वेदिक डॉक्टर को जब चेस्ट पेन होता है तो दालचीनी याद आती है या सॉर्बिट्रेट? आयुर्वेदिक डॉक्टर को खुद को जब चेस्ट पेन होता है तो सबसे पहले प्लास्टिक याद आ जाती है। दैट इज द ट्रूथ। पर बहुत सारे लोग प्लास्टिक तुरंत करवा देते हैं, बिकॉज दैट फियर फैक्टर इज स्टिल देयर। हमारे दिमाग में वो हेवी हो चुका है, इसीलिए ये प्रेजेंट कर रहा हूं। दो ग्रुप थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2, थोड़ा पीछे जाओ। दो ग्रुप थे, दो ग्रुप, एक पे सिर्फ ओरल मेडिसिन दिया गया था, दूसरे ग्रुप को ओरल मेडिसिन प्लस प्लास्टिक। ओरल मेडिसिन कौन से? एलोपैथी के सारे एंटी एंजिनल्स, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी सब दिया था। दूसरे ग्रुप को ये सारे मेडिसिन और प्लास्टिक। और उद्देश्य क्या था दो ग्रुप को कंपेयर करने का? कि वेदर प्लास्टिक रियली एड्स ऑन सम वैल्यू टू द ओवरऑल मॉर्टेलिटी ऑफ दैट पेशेंट और नॉट। तो प्लास्टिक से क्या सचमुच कुछ मॉर्टेलिटी कम होती है, ये ढूंढना इनका काम था। आप इसे रेफर करना जरूर। नेक्स्ट स्लाइड। क्या कंक्लूजन है? एज एन इनिशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन अ पेशेंट विद अ स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिसीज, PCI did not reduce the risk of death, myocardial infarction or other major cardiovascular events when added to optimal medical therapy. What can be concluded? प्लास्टिक करने के बाद न मॉर्टेलिटी कम होती है, न रिहॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, न अटैक के चांसेस कम होते हैं। और प्लास्टिक क्यों की जाती है? इन्हीं चीजों के लिए की जाती है, ये सब होगा। राइट और रॉन्ग? अब ये रिसर्च जो है ये आपकी आंखें कैसे खुलेगा? अभी खुली नहीं होगी, लेकिन अब खुलेगी। देखो इसके पीछे का कारण देखो, क्योंकि व्हेन आई वाज स्टडीइंग ये सारी चीजें। नेक्स्ट स्लाइड। आपके आर्टरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डायलेटेशन। आपकी रक्तवाहिका लचीली होनी चाहिए, जितनी लचीली होगी उतनी लचीली उतना उतना आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा। जैसे सर कोट कर रहे थे, आपका हार्ट, आपकी कोरोनरी आर्टरीज, आप शरीर की सारी आर्टरीज बिहेव कैसे करती है? लुक एट द मूवमेंट। So this is a moment जहां पे वो आर्टरी बोलस को कंप्लाई कर रही है। तो कंप्लायंस इज अ वर्ड रिस्पेक्टेड टू द आर्टरी। ब्लड बोलस को कंप्लाई किया जाता है, और कंप्लाई कैसे होता है? डायलेट भी होना, और बोलस आगे चला जाए तो कॉन्ट्रैक्ट भी होना, तब जाके आपका प्रेशर्स नॉर्मल मेंटेन होंगे, कोरोनरी परफ्यूजन सही होगा। तो फिर से रिपीट करता हूं, इस तरह से कंप्लायंस होता है। ब्लड बोलस आया, डायलेट हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, ये कंप्लायंस है। आर्टरी में ये गुण होना चाहिए, तभी जाके आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। सो ऑल यू बिलीव दैट आर्टरी शुड बी इलास्टिक। नाउ टेल मी, इफ कैल्शियम गेट्स डिपॉजिटेड इन द आर्टरीज, जैसे सर ने पापड़ का वर्णन दिया था, कड़क हो गया, कैल्शियम जम गया, अच्छी बात है बुरी बात है? इज इट अ गुड और बैड? नाउ आई विल आस्क यू, इफ आई पुट सम मेटल इन कोरोनरी आर्टरी, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? देन व्हाई डू वी पुट स्टेंट इन कोरोनरी आर्टरी? इससे क्या आर्टरी इलास्टिक होती है? What happens with the elastic? Your coronary artery's elasticity after putting the stent. Will it become elastic or rigid? Then are you getting me? कि जो ट्रायल पब्लिश हुआ करे, उसके आउटकम ऐसे क्यों निकले? क्योंकि this was the fact. ये उसका सॉल्यूशन ही नहीं है। I give a huge respect for all those doctors who are involved in development of this stent. बहुत उन्होंने काम किया है सीरियस माइंडसेट के साथ। लेकिन एक गांधी जी का वर्णन है, अगर एफर्ट्स रॉन्ग डायरेक्शन में हो तो रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं निकलेंगे। तो रॉन्ग डायरेक्शन क्या था? इस ब्लॉकेज को हटाने के जगह पे उस ब्लॉकेज को वहीं पर दबाने की मानसिकता रखी। इसमें आ जाता है आयुर्वेदिक सिद्धांत। आयुर्वेद कहता है कि दोषों को शरीर से बाहर निकालो, उनको दबा के मत रखो। लेकिन एलोपैथी के सारे सिद्धांत कैसे तैयार हुए हैं? सारे प्रॉब्लम्स को हाइड। जस्ट सोचो ना, अभी आप दोपहर को मिक्स स्वीट होगा कुछ, तो बहुत तो मिठाई खाओगे, आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी। आप में से कुछ डायबिटिक भी होंगे, वो डायबिटीज की एलोपैथी की दवाइयां भी खाएंगे, दवाई खाने के बाद शुगर कम होती है। क्वेश्चन ये है कि जाती कहां है शुगर? 400 शुगर थी, 4 गुलाब जामुन खाए थे, 400 शुगर थी, एक ओएचए खा लिया, ओएचए खा के शुगर 200 हो गई, तो 200 गई कहां शुगर? It's still there in your body. You just check out the mechanism of action of pioglitazone, mechanism of action of sulfonylureas. They will just deposit that sugar, convert it into fat and store it in your body. So mindset of allopathy is somewhere directed to that spot. तो इसी वजह से एंजियोप्लास्टी कहीं ना कहीं तो उद्देश्य को साध्य करने में सक्षम नहीं है। माधवबाग में हम क्या करते हैं? Then माधवबाग has a long story, 2007 से है। हम सब लोग मार्केटिंग में है, yes or no? मैं देखा सर कि आयुर्वेद के बारे में माधवबाग में बहुत हम मार्केटिंग करते हैं, और इसके ऊपर आयुर्वेदिक डॉक्टर का बहुत एक अलग कटाक्ष होता है। बट इसे थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल से भी देखें।
समाज में हलचल निर्माण करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? सहमत हो या नहीं? फलश्रुति बताने के बाद ही अथर्वशीर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये फलश्रुति बतानी पड़ेगी समाज को, और उसी उद्देश्य से ये सारी चहल पहल करते रहते हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लोग आयुर्वेद के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं, अब साइंस की बात करेंगे। साइंस में ये है, नेक्स्ट स्लाइड। ये रिसर्च था, ये ट्रायल था, जहां पर 2 ग्रुप किए गए थे। एक ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट में लिया, 90 दिन का ट्रायल था। 90 दिनों में उनके प्लाक वॉल्यूम के साथ क्या होता है ये दिया था। एलोपैथी में ऐसा कोई ट्रायल हुआ है क्या? तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा ट्रायल नहीं हुआ है। एस्ट्रॉइड करके एक ट्रायल है जहां पर प्लाक वॉल्यूम को असेस किया गया है। तो मेरे लिए, माधवबाग के लिए जो कंपैरेटिव स्टैंडर्ड्स थे वो थे एस्ट्रॉइड ट्रायल के रिजल्ट्स। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट स्लाइड। माधवबाग में हमने ये सारी चीजें की। कैन यू जस्ट क्लिक एंड कंप्लीट दिस स्लाइड एंड देन वेट। सो ये 4 चीजें हमारी इंटरवेंशन थी। डाइट किट, पंचकर्म, रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग। अब डाइट किट क्यों, डाइट चार्ट क्यों नहीं? सिंपल सी बात है, मैं जब डाइट चार्ट लिख के देता था ना पेशेंट को, एक मोटू पेशेंट है उसको डाइट चार्ट लिख के देता था, 1 रोटी खाओ अंकल, वो घर जाता था, वाइफ को देता था एक चार्ट। वाइफ जब रोटी बनाती थी कैसी बनाती थी? साइज बढ़ा के। लुक, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ फीमेल। फीमेल को अपना हस्बैंड मोटा चाहिए या पतला चाहिए? एक मां को अपना बेटा मोटा चाहिए या पतला चाहिए? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जब पेशेंट वेट लॉस करने लगता है तो सबसे बुरा किसे लगता है? उसकी मां को, उसकी वाइफ को। उसके रिलेटिव आके कहते हैं कि अरे तुझे कुछ डिसीज तो नहीं हुआ है, HIV वगैरह तो नहीं हुआ तुझे? तो वो बेचारा हिल जाता है और फिर डाइट छोड़ देता है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब माधवबाग में हम ये सारी चीजें पेशेंट को एजुकेट करते हैं, क्योंकि ध्यान में रखना, मनसो ज्ञान विज्ञान धीरति समाधि भी, तो मनसो ज्ञान विज्ञान जो सत्ववजय चिकित्सा के प्रिंसिपल है, until unless you educate your patient they won't be compliant with you. And not only patient, you need to educate whole family. Try to change your mindset कि हमें सिर्फ पेशेंट को कंसल्ट नहीं करना है, पेशेंट के फैमिली को भी इन कर लेना। जब पेशेंट का पोता होता है, वो इन्वॉल्व होता है डाइट किट में ना, द रिजल्ट्स आर आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पोता रिमाइंड करता है अपनी माँ दादाजी को कि प्लीज फॉलो करें। सो वी हैव कम अप विद अ डाइट किट, पंचकर्म थेरेपीज फॉर 3 months and regular exercises and continuous monitoring. Now let me tell you something about, next slide, about diet kit. सो आयुर्वेद में जो अध्याय लिखे हुए आहार के अध्याय में गुणशितीय, द्रव्यशितीय या फिर वीर्यशितीय या फिर रसशितीय ऐसा नाम है या मात्राशितीय है? यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे ग्रंथकार कि हमें मात्रा को फोकस करना है। अगर क्वांटिटी कंट्रोल की जाए सब चीजें मैनेज हो जाएगी। गलत भी खाए तो भी क्वांटिटी में खाए तो चीजें मैनेज होने वाली है। ध्यान में रखना कि हमें अगर हार्ट डिसीज रिवर्स करना है तो ये प्रिंसिपल फॉलो करने होंगे। और यहीं पर और एक प्रिंसिपल ध्यान में रखना कि वी हैव, आपके बॉडी में ना अभी भी कोलेस्टेरॉल रिवर्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिवेटेड है। अभी भी आपकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस जम रहे हैं। आज भी आप दोपहर को खाना खाओगे, ब्लॉकेजेस तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होगी और आपका लिवर HDL बनाएगा, उस कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स करने का काम करते रहेगा। सो यू हैव योर ओन सिस्टम व्हिच इज क्लीनिंग द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। आपको सिर्फ कचरा निर्माण करने का काम कम करना है, एंड फॉर दैट रीजन दिस डाइट किट हेल्प्स अस अ लॉट। नेक्स्ट स्लाइड। देन कम्स अ पंचकर्मा। सर आप जो रेफर कर रहे थे पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, तो माधवबाग में हमने क्या किया, वी हैव कम अप विद द NICO मॉनिटर। NICO मॉनिटर्स गिव्स यू कि इस पेशेंट का पेरिफेरल रेजिस्टेंस कितना है। एंड टू माय सरप्राइज यू वोंट बिलीव कि जैसे सर कह रहे थे शोच का पेशेंट, आप सब लोग जरा बता देना किसी पेशेंट का बीपी 120/80 है, बीपी पे मत जाना। यू हैव टू कनेक्ट बीपी विद हिज स्ट्रोक वॉल्यूम, उसका कार्डियक आउटपुट, उसका SVR, उसका स्ट्रेस टेस्ट, उसका 2D को, उसके सिम्प्टोमेटोलॉजी, इन सारी चीजों को जोड़कर उस बीपी को देखना है। जब पेशेंट मरता है आईसीयू में लास्ट टाइम में, उसका बीपी कितना होता है? कितना होता है? बिलो 100। समझो आप मेरी बात को, बीपी इज अ डायनामिक पैरामीटर। जो पेशेंट आज आपको दिख रहा है ना 180/100 बीपी का, वो जब डिसीज पैथोफिजियोलॉजी में आगे चला जाएगा ना, उसका बीपी 120/80 हो जाएगा, 120/70 हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ SVR बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट ड्रॉप होगा। कार्डियक आउटपुट ड्रॉप होने की वजह से रेनिन एंजियो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। सर ने जो जो वर्णन किया ना, मेरे आंखों के सामने सारे रिसर्च मेरे आ रहे थे, क्योंकि जो जो हम देखते थे, अरे कृष्णवैवर्ण्य, सर आप विश्वास नहीं करोगे, जिनमें ये कृष्णवैवर्ण्य वातवृद्धि के जो लक्षण है, जिन जिन पेशेंट में कृष्णवैवर्ण्य था वहां पे SVR बढ़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है एंड यू गेट रियली एस्टोनिश्ड विद द कांसेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदा, जो वाकपटाचार्य ने कही कि लकड़ी को तेल लगाओ तो इलास्टिक हो जाती है। दीस आर द पंचकर्म प्रोसीजर्स। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, 5 minutes। बढ़िया। सो वी गिव दिस पंचकर्म थेरेपी, स्नेहन स्वेदन। अब मैं बीपी के बारे में 2 मिनट में बोल देता हूं। सर ने बहुत विश्लेषण किया, मैं छोटी सी बात कर देता हूं। बीपी की डेफिनेशन ध्यान में रखना, मेरे पीछे थोड़ा सा बोल देना।
BP is a product of SVR into cardiac output. Just बोल देना ये BP is a, इसका मतलब है यहां से कार्डियक आउटपुट निकल रहा है, यहां से SVR, यहां से कार्डियक आउटपुट निकल रहा है, यहां से SVR। अगर मेरा कार्डियक आउटपुट लो है और SVR बढ़ चुका है तो भी मेरा BP बढ़ेगा। और ये जो SVR है ना, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ये प्रोडक्ट है मेरे ब्रेन का, मेरे ट्रंक का और मेरे एक्सट्रीमिटीज का। जो मेरी एक्सट्रीमिटीज अपोज कर रही है कार्डियक आउटपुट को, दैट इज कॉल्ड एज एसवीआर। और ये एसवीआर कम होता है पंचकर्म चिकित्सा से। और ये ध्यान में रखना कि ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके साथ साथ हमने किया कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऐप का इस्तेमाल किया, एरोबिक एक्सरसाइज, योगा, जैसे सर कह रहे थे। आर यू अवेयर अबाउट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस? कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंसिंग एंड रेस्पिरेटरी। ये पांचों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक को फॉलो करके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। पांचों चीजों को फॉलो करो, यू विल गेट अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स एंड वी एजुकेट आवर पेशेंट्स थ्रू द एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्लाइड। Then changes in lipid profile, you can see that without statin. So we have a drug tapering protocol in Madhobag sir. We taper down all anti-angiogenic. हमने प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं कि कब मुझे एंटी-एंजियोल का कौन सा मॉलिक्यूल बंद करना है, कितने रिजल्ट्स मिलने के बाद, और उसी के आधार पर हम स्टैटिन्स भी बंद कर देते हैं और उसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ड्रॉप होते हैं। उसके साथ नेक्स्ट स्लाइड। Now coming to the very important slide next. This slide is indicating how much reduction in the blockages was observed after 90 days of therapy. That was 29%. अब आपको देखने में ठीक लगेगा ना, बट लेट मी शेयर माय स्टोरी विद इसके साथ क्या कनेक्टेड है। पहली बार जब हमने सीटी एंजियो के लिए पेशेंट को भेजा तो करीबन पहला पेशेंट गया, सीटी एंजियो करके आया, उसकी ट्रीटमेंट चालू हुई, दूसरा पेशेंट, तीसरा पेशेंट। फर्स्ट बिफोर ट्रीटमेंट सीटी एंजियो सबके हुए। जिस दिन एंजियोग्राफी होती थी, रिपोर्ट शाम को हमारे टेबल पर एनएम मेडिकल में हम करते थे और ये सब चल रहा था। अब 90 दिन खत्म हुए और पहला पेशेंट सेकंड एंजियोग्राफी के लिए गया। जब वो पहला पेशेंट एंजियोग्राफी के लिए गया, वी वर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेसफुल इवेंट था हमारे लिए। लेकिन 90 दिन में वो गया एंजियो के लिए, हमें लगा कि आज शाम को रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट डिडंट की। 5 पेशेंट पहले सीक्वेंस में गए, रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट नहीं दिया। द रीजन वाज हम ये रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा प्लाक रिडक्शन ऑब्जर्व हो रहा है जो आज तक की किसी भी ट्रायल में ऑब्जर्व नहीं हुआ है। दिस वाज अ बिग सक्सेस आई विल से फॉर आयुर्वेदा, कि जो सिद्धांत आयुर्वेद ग्रंथकारों ने बताए हुए वही सारे यहाँ पे यूज किए गए और उसके फलस्वरूप 29% से प्लाक रिग्रेशन हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। 36 डे मॉर्टेलिटी रेट। देखो मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु को कम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेट मी टेल यू, मृत्यु का कभी भी हो सकता है। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं, खाना खा के मैं लेक्चर देता, क्या होता? अगर मैं पेट भर खाना खा के लेक्चर देता, क्या होता? कार्डियक आउटपुट डिस्टर्ब, बाइफरकेट हो रहा है। मैं लेक्चर दे रहा हूं, मेरे ब्रेन का ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं दबा के खाना खाता और लेक्चर देता तो 2 जगह ब्लड जाने वाला है, मेरे ब्रेन को भी, मेरे स्टमक को भी, क्योंकि मेरे स्टमक के ऑब्लिक मसल सारे मूव रहे हैं, मिक्सर चालू है और एट द सेम टाइम मैं लेक्चर दे रहा हूं। अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आर यू गेटिंग मी? यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सचमुच मृत्यु का दर कम करना है, आपको पेशेंट को एजुकेट करना होगा। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। एक पेशेंट को एनबीएम कभी किसने दिया है? क्योंकि दीपन पाचन क्षुत्रुट निग्रह आदप सेवन मारुतसेवन व्यायाम, इसमें दीपन पाचन के साथ साथ क्षुत्रुट निग्रह। अब किसी को एनबीएम दिया है किसी ने अपने से? एनबीएम नील बाय माउथ सर्जरी में देते हैं ना, एक बार किसी को देके देखना एडिमा के पेशेंट। एनबीएम यानी आज सुबह 7 बजे उठने से कल सुबह 7 बजे तक अंकल कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं। वो पूछेगा सर एलोपैथी की दवाइयां क्या कहोगे? फिर एलोपैथी की दवाइयां चलेगी या बंद करनी? सर एंटी एंजियोनल लूं या ना लूं? सर एंटी हाइपरटेंसिव लूं ना लूं? सर लैसिक्स लूं या नहीं लूं? क्या कहोगे? वो भी मत लेना। स्टॉप ऑल मेडिकेशन, नो आयुर्वेद, नो एलोपैथी, जस्ट ग्रंथकारों ने कहा क्षुत्रुट निग्रह वो करके देखना। एक दिन में 2.5 kg वेट लॉस होगा, बीपी ड्रॉप होगा, सुष्ट मलमूत्र। दूसरे दिन पेशेंट पेट क्या कहेगा? साफ हुआ या नहीं हुआ? सुष्ट मलमूत्र। बहुत बड़ा इसके ऊपर विश्लेषण हो सकता है। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज मॉर्टेलिटी रेट कम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और आयुर्वेदिक चिकित्साओं के माध्यम से निश्चित रूप से हो सकता है। सो यू कैन सी द कंपैरेटिव मॉर्टेलिटी रेट व्हाट वी हैव रिड्यूस्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट माधोबाग। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन देके जा रहा हूँ। माधोबाग में हमने सर ईसीजी के कोर्सेज शुरू किए, जहां पर हम हाउ टू मैनेज क्रोनिक ईसीजी एब्नॉर्मलिटीज, एट्रियल फ्लटर को कैसे मैनेज करें, एवियन एआरटी को कैसे मैनेज करें, वेंट्रिकुलर रिदम्स को कैसे प्रिवेंट करें और कैसे देखें कार्डियोलॉजी को आयुर्वेदिक के एंगल से। तो ये कोर्सेज शुरू किए। डायबिटीज रिवर्सल जो माधोबाग करता है उसके भी कोर्सेज है। हार्ट डिजीज रिवर्सल की जो डिटेल कांसेप्ट्स माधोबाग ने डेवलप की है वो भी
उसके भी courses हैं. So if you are interested to join us as a student, then definitely you are free to do that. We'll be happy to teach you all those concepts what we have came up. Thank you very much.